हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी जून 2024 के लिए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे ताकि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ और जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है आज का हमारा। ठीक है, तो हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी आपने टॉपिक्स अगर पढ़े हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो आपकी है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर इन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा हुआ है देन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद में उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहला आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे पूछा है कि आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, आजकल ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा पूछने लगे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। तो जो छोटे छोटे वन लाइनर्स आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा, उनकी जो नंबर है, ऐसे क्वेश्चंस का जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो अब आपको क्या फोकस करना है, वन लाइनर्स के ऊपर तो फोकस करना ही है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट पूछी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इज लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड। मतलब हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पहला कथन बोला है छात्रों और शिक्षक के बीच पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर ऑफलाइन शिक्षण पद्धति तक सीमित रहता है। यानी कि जो आपका ऑफलाइन टीचिंग मेथड है उसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन टीचिंग में वो लिमिटेड रहता है। आपसे ये स्टेटमेंट का मतलब बोल रहा है सीधा सीधा सा। ठीक है, कि भाई ऑफलाइन टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन ऑफलाइन मेथड। यानी कि हम ऑफलाइन मेथड में मल्टीमीडिया को वैरायटीज ऑफ तरीके से यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग ऑफलाइन विधि में विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कथन ये बोला है। तीसरा कथन क्या बोला है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड द रोल ऑफ लर्नर्स इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण की ऑनलाइन विधि में शिक्षण अधिक सक्रिय है। ठीक है, और शिक्षार्थी की भूमिका निर्देशात्मक प्रक्रिया में अधिक है। यानी कि लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड द रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर लर्निंग और जो आपका लर्नर्स होते हैं वो दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर। ठीक है, अब इन 3 कथन जो आपको दिए हुए हैं अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। तो पहले वाले कथन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है आपसे, फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है कि जो आपका ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग होता है वहां पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो लिमिटेड रहता है। हाँ, ऑफलाइन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो लिमिटेड ही रहता है। पहला कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोला है, मल्टीमीडिया को हम ऑफलाइन मेथड में काफ़ी सारे वैरायटीज ऑफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। यहाँ पे बोला है एक जगह मल्टीमीडिया, ठीक है, एक जगह बोला है ऑफलाइन। तो हम जब ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, जब भी हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करेंगे तो फिर वो ऑफलाइन नहीं होगी, वो ऑनलाइन टीचिंग होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है मल्टीमीडिया और ऑफलाइन दिया है, तो मल्टीमीडिया ऑफलाइन दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। मल्टीमीडिया का हम ऑनलाइन तरीके से तो यूज़ कर सकते हैं ना, हम वैरायटीज ऑफ मीडियाज़ का यूज़ करेंगे, अलग अलग हम वैरायटीज ऑफ मीडियाज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में कर सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं कर सकते। ये कथन आपका गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड क्या बोली है कि भाई जो आपका ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग होता है यहाँ पे लर्नर जो है वो आपका एक्टिवली रोल प्ले करता है। ये बात भी एकदम सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाली गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि पहला और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे आपको फिर से असर्शन और रीजन दिया हुआ है, यानी कि आपको अधिकथन दिया हुआ है, अभिकथन और आपको तर्क दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है,
असर्शन क्या बोला है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, यानी कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ठीक है। और आपका रीजन क्या दिया हुआ है, लर्निंग इज टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। अब आपको बताना है पहला तो कि क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, और अगर सही है तो क्या इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इनका स्पष्टीकरण है, क्या वो भी सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है असर्शन आपका सही है या फिर गलत है। असर्शन क्या बोला है, अभिकथन बोला है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होते हैं, यानी कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। जब भी हम टीचिंग करते हैं इसका मतलब सामने लर्निंग हो रही है। जब भी आपका शिक्षण होगा इसका मतलब आपका अधिगम होगा ही होगा, यानी कि ऑल टीचिंग, जब भी आपकी टीचिंग होगी तो हमेशा वहाँ पे लर्निंग होगी ही होगी। ये बात एकदम सही है। मैं अगर टीच कर रही हूँ इसका मतलब मैं किसको पढ़ा रही हूँ, सामने बैठने वाले कुछ लोग तो है ना जो पढ़ना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे अधिगम हो रहा है, वहाँ पे लर्निंग हो रही है। अगर लर्निंग हो रही है तो ही मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर जब लर्निंग ही नहीं हो रही है तो फिर मैं टीच किसको करूँगी, ठीक है। तो यानी कि जब भी टीचिंग होगी तब आपका लर्निंग हमेशा होगा ही होगा। पहला कथन आपका सही है, असर्शन जो है अभिकथन आपका सही हो गया। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, अब दूसरी स्टेटमेंट देखो कि क्या ये इंडिविजुअली सही है या फिर नहीं है। आपका रीजन बोला है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि लर्निंग जो है वो तभी यूजफुल हो सकती है जब वहाँ पे टीचिंग हो, यानी कि ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रही है कि लर्निंग तभी होगी जब वहाँ पे टीचिंग हो। नहीं, ये बात आपकी गलत है। कैसे गलत है, आपका पहला कथन बोला है कि जब भी आपकी टीचिंग होगी इसका मतलब वहाँ पे हमेशा लर्निंग होगी ही होगी। बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती है। अगर कुछ लर्न करने वाले स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं मेरे सामने तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं दीवार को देख के थोड़ी ना खाली खाली पढ़ाऊंगी। कुछ बच्चे होंगे जो अधिगम करना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, तभी मैं अपना शिक्षण कर पाऊंगी, तभी मैं टीचिंग कर पाऊंगी। तो जो आपका टीचिंग होगी हमेशा वहाँ पे साथ ही साथ लर्निंग भी होगी। लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता है कि भाई जब भी लर्निंग होगी मतलब हमेशा वहाँ पे टीचिंग होगी ही होगी। क्यों, अब आप बोलोगे मैडम जब टीचिंग नहीं होगी तो फिर हम लर्निंग कैसे करेंगे, क्यों सेल्फ लर्न नहीं करते हो क्या, सेल्फ स्टडी भी तो करते हैं ना। सेल्फ स्टडी मतलब हम जब खुद से पढ़ाई करते हैं, कोई हमको टीचर थोड़ी ना पढ़ाता है कि आओ मैं आज तुमको सेल्फ स्टडी करवाता हूँ, नहीं ना। सेल्फ स्टडी में हम खुद से पढ़ते हैं, यानी कि उस टाइम पे टीचिंग नहीं होती है। तो यानी कि जब भी आपका टीचिंग होगी वहाँ पे लर्निंग हमेशा होगी ही होगी। लेकिन इसका रिवर्स नहीं बोल सकते हम कि जब भी लर्निंग होगी मतलब वहाँ भी टीचिंग होगी ही होगी। नहीं, हम लर्निंग में सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अपने आप से भी हम खुद से भी पढ़ लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो आपका इसलिए पहला कथन बोल रहा है कि टीचिंग होगी तब लर्निंग होगी, हाँ ये बात सही है। लेकिन दूसरा बोल रहा है कि लर्निंग है मतलब वहाँ पे टीचिंग हो ही रही है हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, हम सेल्फ लर्न भी कर सकते हैं। तो यानी कि पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। फर्स्ट जो है वो आपका ए ट्रू है लेकिन आर जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, identify the category of evaluation that assesses the learning progress to provide continuous feedback to the student during instruction, ठीक है। अभी आपका इवेल्युएशन यानी कि आपका मूल्यांकन का एक टॉपिक दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 4 तरीके के यहाँ पे मूल्यांकन दिए हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन दिए हुए हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इवेल्युएशन है जो हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं और जिसमें फीडबैक हमको कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहता है, लगातार मिलता रहता है, ठीक है। तो आपको इन सभी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, कौन सा बिफोर, कौन सा आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इवेल्युएशन कब होता है, जब मैंने आपको पढ़ाना अभी तक शुरू भी नहीं किया है, यानी कि बिफोर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, तो वो जो एंट्री लेवल का जो एग्जाम होता है वो होता है हमारा प्लेसमेंट एग्जाम, प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है। अभी तक पढ़ना शुरू नहीं हुआ है, पढ़ाना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाने से पहले जो मैं आपको चेक कर रही हूँ कि भाई आपको अभी तक कितना आता है, अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ लिया है, वो आएगा आपका प्लेसमेंट इवेल्युएशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बोला है, बिफोर नहीं बोला है। बिफोर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने से पहले होता है आपका प्लेसमेंट, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने के दौरान, ठीक है।
एक होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है आपका पढ़ाने के दौरान, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इवैल्यूएट कर रही हूँ, आपको मूल्यांकन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर समस्या का समाधान करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन होता कब है? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। फिर एक आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ही होता है, लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको कॉन्टिन्यूअसली फीडबैक भी मिलता रहता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के दौरान मैं आपसे बार बार पूछती रहती हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई अच्छा बताओ अब मैंने क्या बताया था आपको, अच्छा इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आपको कॉन्टिन्यूअसली आपसे फीडबैक ले रही हूँ और कॉन्टिन्यूअस आपका पढ़ाने के दौरान आपका इंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यानी कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आपका इवैल्यूएशन हो रहा है। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस फीडबैक भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन होता है योगात्मक मूल्यांकन, जो कि आपका आफ्टर द है ना इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अब जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे ना, आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, पूरा साल खत्म हो गया, पूरे साल में आपने क्या पढ़ा अभी तक, क्या आपको समझ में आया, क्या सीखा, उन सब का फिर जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो होता है हमारा समेटिव यानी कि फाइनल एग्जाम। तो समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि आपका आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रचनात्मक मूल्यांकन इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। अब ये जो नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ऐसे जो छोटे छोटे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं क्वेश्चन में, और उनकी वजह से बच्चे पूरे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एग्जाम के अंदर। आपको देखना है कि वहाँ पे नॉट लिखा हुआ है या फिर बिना नॉट का क्वेश्चन पूछा है, आपसे करेक्ट पूछा है या फिर आपसे रॉन्ग पूछा है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी टीचिंग को प्रभावित नहीं करते हैं। तो सबसे पहला बोला है टीचर का नॉलेज, यानी कि आपका शिक्षक का जो ज्ञान है वो, तो ऑब्वियसली टीचर का जो नॉलेज है वो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करेगा ही करेगा। मेरे पास में मेरे सब्जेक्ट का अगर नॉलेज है तो मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगी। मेरे पास में अगर मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो फिर मैं आपको पढ़ाते टाइम पे फंबल करूंगी, मैं सोचने लगूंगी, ठीक है। तो ये आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा टीचिंग को। तो ये वाला तो नहीं होगा। पूछा क्या है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो करता है, ये नहीं होगा। सेकंड क्या बोला है, क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग, कि भाई क्लासरूम की एक्टिविटीज, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। आप अगर क्लास के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा रहे हो जिससे आपकी लर्निंग जो है वो है ना, बच्चों के अंदर लर्निंग जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, वो लर्निंग जो है वो डेवलप हो रही है, इससे ये भी क्या करेगी, आपकी टीचिंग को इम्पैक्ट करेगी। टीचर को लगेगा भाई हाँ बच्चे जो है वो नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, वो नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी टीचिंग को इम्पैक्ट करेगी, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। आपका थर्ड बोला है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, क्या टीचर और स्टूडेंट का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अफेक्ट करता है क्या टीचिंग को। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है ना प्रभावित करती है क्या शिक्षण को, नहीं करेगी। मेरा सोशल बैकग्राउंड कैसा है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, उससे आपको क्या मतलब, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उससे आपको क्या मतलब, मेरी क्या इकोनॉमी है, ठीक है, मेरा है ना मैं कितनी सैलरी कमाती हूँ, या जो भी मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जो भी मेरा सोशल बैकग्राउंड है, उससे स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, ना ही टीचर का ना ही स्टूडेंट का, उससे टीचिंग और लर्निंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे आपका अफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे आपका प्रभावित नहीं हो रहा है आपका शिक्षण। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्या बोला है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। आप अगर एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपने कुछ सीखा है, तो अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो यानी कि यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो आपकी टीचिंग को इम्पैक्ट करेगी, आपके शिक्षण को प्रभावित करेगी, ठीक है। लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंडिकेट्स व्हाट, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन किसको इंगित करता है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, CCE इसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। CCE क्या होता है,
कॉन्टिन्यूअस एंड है ना कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन हो रहा है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगा और आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो टर्म आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, इसका क्या मतलब है, वो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी का डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि आपकी माइंड से जुड़ी हुई आपकी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट, बच्चे की इफेक्टिव डोमेन का डेवलपमेंट, इफेक्टिव डोमेन यानी कि बच्चों का इमोशंस, उनकी फीलिंग्स का डेवलपमेंट, और साथ ही साथ बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चों की अफेक्टिव डोमेन और बच्चों की कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। साइकोमोटर डोमेन इसको हम कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन यानी कि बच्चों की स्किल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज़ों का यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आपसे पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो टर्म है उसका मतलब क्या है, तो मतलब मैंने आपको बता दिया ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि आपसे पहला पूछा है, पहला ऑप्शन क्या दिया है? इवेल्युएशन ऑफ होल सिलेबस। क्या सिलेबस का इवेल्युएशन इसका मतलब होता है? नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसके सिलेबस का डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? इवेल्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का मूल्यांकन करना होता है क्या? नहीं, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। थर्ड वाला बोला है इवेल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है आपके कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन का मतलब। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, और फोर्थ बोला है इवेल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव यानी कि सिर्फ और सिर्फ माइंड का डेवलपमेंट नहीं, ये भी नहीं होता है इसका सही आंसर। इसका सही मतलब जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है, हमको कॉग्निटिव डोमेन का भी डेवलपमेंट करना है बच्चे का, उसकी अफेक्टिव डोमेन यानी कि उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस का भी डेवलपमेंट करना है, और उसके साइकोमोटर डोमेन यानी कि उसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो उसकी स्किल्स होती है, उसका भी हमको मूल्यांकन करना है, उसका भी हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना होता है क्या आपका व्यापक मूल्यांकन का मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। एक लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषताएं होती है। कौन सी सामाजिक, सोशल आपसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक लर्नर की अधिगमकर्ता की। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, यानी कि संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति। सेंसरी परसेप्शन यानी कि जो चीज़ आपके सेंसेस से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। सेंसेस जो है वो आपकी सामाजिक विशेषता के अंदर नहीं आ सकता है। सेंसेस जो है वो आपके माइंड, आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी समाज से जुड़ा हुआ, आपके है ना क्या बोलते हैं सामाजिक यानी कि आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोला है थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, चिंतन क्षमता, ये भी आपके दिमाग से, आपकी एबिलिटी, आपके ना कॉग्निटिव एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, आपकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक से ये भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी नहीं होगा। थर्ड बोला है पावर ऑफ पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी कि संश्लेषात्मक कल्पना की शक्ति। तो जो हम सिंथेटिक इमेजिनेशन करते हैं वो भी हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ वो भी नहीं है। लेकिन फोर्थ वाला बोला है एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, यानी कि जब हम हमारे से दूसरों को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, जब हम संबंध बनाते हैं, तो वो हमारी समाज से जुड़ा हुआ, हमारी सामाजिक विशेषता यानी कि हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो स्वयं को दूसरों के साथ में संबद्ध करने की योग्यता जो है वो हमारी सामाजिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स जो है वो एक लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, साइमुलेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन एज स्ट्रेटजीज फॉर अडल्ट लर्नर्स इज नोन एज व्हाट, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला है, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर रोल प्लेइंग, साइमुलेशन और सेल्फ स्टडी होती है। ठीक है, ऐसी टेक्निक को, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी तो ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ। ठीक है,
अब आती है बात पेडागॉगी और एंड्रागॉगी की। तो ये आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है। आपके पास में 3 मॉडल्स होते हैं, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट लर्नर्स जो है वो आपकी एंड्रागॉगी का पार्ट होते हैं। पेडागॉगी में आपके छोटे बच्चे आते हैं, हम छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं वो टेक्निक आती है पेडागॉगी के अंदर। लेकिन एंड्रागॉगी में आती है कि हम अडल्ट लर्नर्स, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं, उनको पता है उनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सेल्फ डेवलप्ड हो चुके हैं, वो सेल्फ मूल्यांकन खुद का खुद कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ में हम रोल प्लेइंग, साइमुलेशन और सेल्फ इवेल्युएशन की टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये होगा आपका एंड्रागॉगी मेथड, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको कीवर्ड दे दिया अडल्ट लर्नर्स, और जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो पेडागॉगी में कभी नहीं आते। पेडागॉगी में मैंने आपको बोला छोटे बच्चे आते हैं, तो वो छोटे बच्चे जो वो अडल्ट नहीं होते हैं, अडल्ट लर्नर्स आते हैं आपकी एंड्रागॉगी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका एंड्रागॉगी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि वो जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो जो ब्लूम्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया है कॉग्निटिव बिहेवियर का, उसके 6 स्टेजेस बताए हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ 5 स्टेजेस दिए हुए हैं, सिर्फ आपको 5 ही दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टेजेस 6 नहीं दिए हुए, लेकिन उन्होंने 6 बताए हैं टोटल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन 5 ही स्टेजेस को क्रम के अंदर जमाना है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर आपको है ना एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको जमाना है कि ब्लूम्स ने पहले कौन सा रखा, दूसरा कौन सा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे उन्होंने किसको रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लूम्स कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे के अंदर नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसके अंदर ज्ञान आएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उस ज्ञान को अंडरस्टैंड करेगा, यानी कि जो उसने ज्ञान लिया है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, समझने के बाद में वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। एप्लीकेशन होने के बाद में क्या होगा, यानी कि आपका फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, इसका सीक्वेंस कैसे चलेगा, पहले फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका नॉलेज आता है, तो यानी कि जो आपका बी और डी ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट इन दोनों में ही दिया हुआ है, और फिर उसके बाद में बोला है उन्होंने कि अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले ज्ञान लेता है बच्चा, फिर उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करता है, फिर वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, फिर उसका विश्लेषण होता है, और फिर उसका संश्लेषण यानी कि फिर उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर के सीक्वेंसेस बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कॉम्पोजिशनल स्किल एंड क्रिएटिविटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्युएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। यानी कि हम बच्चे की क्रिएटिविटी की जो स्किल्स है, ठीक है, उसको हम कौन से टाइप ऑफ टेस्ट से सबसे ज़्यादा है ना बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे की क्रिएटिविटी जो है हम है ना कौन से टाइप ऑफ टेस्ट से उसको है ना बाहर निकाल सकते हैं बच्चे की क्रिएटिविटी को। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन से, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन से, या फिर प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे हमारा यूजीसी नेट का पेपर होता है, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, हमको एक पे टिक करना होता है। अब वहां पे हमारी क्रिएटिविटी नहीं बाहर आ सकती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको सिर्फ उस पर टिक ही करना है, तो इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है। शॉर्ट आंसर में भी हमको आंसर जो है वो सिर्फ 1 या 2 वर्ड है ना, कुछ वर्ड में या फिर 1 या 2 लाइन में ही बताना होता है। वहां पे भी हम हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारा कौशल है, रचनात्मक कौशल है, उसको नहीं बता सकते हैं। प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट में भी हम हमारी क्रिएटिविटी नहीं दर्शा सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, निबंधात्मक जो आपके प्रश्न होते हैं, जहां पे आपको बोला जाता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है, या फिर इस टॉपिक को आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है, वहां पे आपके है ना दिमाग में जो भी उस टॉपिक से जुड़े हुए रिलेटेड है ना, आपके जो भी थॉट्स हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपके विचार है, आप उन सबको उसके अंदर डाल सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो उस एक बड़े से पैराग्राफ वाले आंसर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपके यानी कि निबंधात्मक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर एक बच्चे की हम क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आपको 2 कथन दिए हुए हैं, फिर से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। आपको पहला कथन बोला है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो ऑन टुगेदर, यानी कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण
और परीक्षण दोनों जो है वो साथ साथ चलने चाहिए। भाई अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी टीचिंग और लर्निंग जो है वो इफेक्टिव बने, प्रभावी बने, तो आप टीचिंग भी साथ ही साथ करवाओ और साथ ही साथ उनका टेस्ट भी लो, यानी कि पढ़ाते भी जाओ और पढ़ाने के बाद में जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप 1 या 2 सवाल भी पूछ लो, ताकि पता चल जाएगा कि भाई बच्चों ने वाकई में जो आपने पढ़ाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप अगर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो टीचिंग और टेस्टिंग जो है वो दोनों एक ही साथ में चलनी चाहिए। तो ये बात आपकी एकदम सही है, पहला कथन आपका सही हो गया। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोला है, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं होता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमने अभी पढ़े ना काफी सारे टाइप्स ऑफ आपके इवेल्युएशन होते हैं, आपके असेसमेंट होते हैं। तो जो आपका फॉर्मेटिव टाइप ऑफ है ना इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके अंदर फीडबैक की जरूरत नहीं होती है। फीडबैक जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में है ना इसेंशियल यानी कि जरूरी नहीं होता है। ये बात आपकी गलत है। आप कोई भी मूल्यांकन कर रहे हो, मैं कोई भी आपका टेस्ट ले रही हूँ, मूल्यांकन का मतलब सिंपली आपको टेस्ट करना। ठीक है, अगर मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ तो आपको मैं फीडबैक जब तक नहीं दूंगी तब तक आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं आपको फीडबैक दूंगी, भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपके अगर अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो मैं आपको फीडबैक दूंगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपका है ना आपका जो पोर्शन है वो वीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा फोकस करना है। तो फीडबैक देना ज़रूरी होता है मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, जब तक मूल्यांकन में फीडबैक नहीं होगा तब तक उस टाइप ऑफ असेसमेंट का, उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा वाला कथन जो है वो आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी करेक्ट है, लेकिन कथन दूसरा जो है स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको समझा दिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आई होप आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है कोई भी टॉपिक तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हुई है इनको याद से अपने नोट्स के अंदर भी एड ऑन कर लेना, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे टॉपिक्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आगे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस करने में अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, कोई भी फिर भी आपका डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।